गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। आईडी। हाँ। और यूज नोटिफिकेशन डू नॉट डिस्टर्ब। गुड मॉर्निंग। आने दो बच्चों को। टू पीपल हैव एंटर्ड। सबसे दिक्कत होता है कि एक ऑप्शन आता है एडमिट का, वो ठीक रहता है, लेकिन एक से ज्यादा यदि रहा ऑप्शन रहता है वेटिंग रूम। और उस वेटिंग के कारण प्रोसेस कुछ बड़ा हो जाता है। ये हो गया लगभग आ चुके बच्चे। ये क्लास शुरू करते हैं। करंट करंट हम लोग देखें, है ना। करंट जान गए। व्हाट इज करंट? दिस इज द rate of flow of charge. Good morning. And SI unit of current is ampere, and current is scalar quantity. हाँ, ये सब बताया जाएगा। तो एक बार हम लोग करंट को ये भी समझेंगे का एक आखिर क्या मैकेनिज्म है करंट के फ्लो होने का, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ जो हमारा डेफिनेशन है, और साथ में ये जान लें कि डायरेक्शन ऑफ करंट is considered the direction of flow of positive charge। यानी मान लिया गया कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। मीन्स कन्वेंशनल डायरेक्शन
of current, conventional direction of current। ये अगर हम प्लस मानते हैं और ये माइनस, हायर पोटेंशियल का तरीका होता है इंडिकेट करने का पॉजिटिव। ओके, तो एक्चुअल में तो अब हम जाने कि करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ओके। लेकिन पहले जानकारी नहीं थी हम लोगों को इलेक्ट्रॉन के लिए, तो कहा जाए एक तरह से फिक्सियस वे है। आप ये मानकर चलें कि जो भी करंट वगैरह हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत चीज इसमें इमेजिनेशन पे आधारित। बस यही खासियत है कि अगर वो हमारा इमेजिनेशन बहुत सारे लॉ को प्रूव कर रहा है तो वो इमेजिनेशन ठीक है, चल रहा है, रिकॉग्नाइज है। ये सबसे बड़ा बात अभी हम लोग मानते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, लेकिन दूसरी तरफ हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, दैट इज करंट। और इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव साइड से ना फ्लो करेगा, क्योंकि ये निगेटिव अगर हम कह रहे हैं, ये निगेटिव निगेटिव तो रिपेल कर रहा है। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट इज व्हाट? दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? वही डायरेक्शन है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर से इधर करता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये भी एक जानकारी रखनी है आपकी। अब आज हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं। ओके, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बताया गया जाने हम लोग। एक्चुअली यहाँ पर हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट आया कि जैसे क्लास 9 के फिजिक्स में हम लोग फ्रिक्शन की बात बोलते हैं कि हम लोग यदि चल रहे हैं तो सरफेस जो है अर्थ का, वो हमारे पैरों में फ्रिक्शन लगा रहा है ना, या कोई भी चीज। अगर हम ऐसे भी इस ऑब्जेक्ट को आगे की ओर, ऊपर की ओर उठा रहे हैं तो एक नीचे की ओर अपोजिंग फोर्स लग रहा है, एंड नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ, वही वही चीज मैं बोलना ही चाह रहा हूँ। सेम इज हियर। यहाँ भी जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है किसी एलिमेंट में, मेटल में, तो उसके अपने खुद के आयन या एटम उस इलेक्ट्रॉन को दिक्कत पैदा करते हैं, और वो दिक्कत को ही हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये कैसे हम लोगों को समझ में आया? ये ओम्स लॉ से पता। ओम ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने क्या किया, एक वोल्ट मीटर लगाया, ठीक है, और एक एमीटर लगाया, कोई सोर्स भी दे दो, ये सेल है। अब क्या है कि जब यहाँ का ये वोल्टेज बढ़ा रहे थे, वोल्ट मीटर टू फाइंड पोटेंशियल एंड एमीटर टू मेजर करंट। An ammeter is connected in series combination and voltmeter is connected in parallel। कुछ हद तक मैंने उस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए भी डायग्राम बनाया है। पैरेलल और सीरीज जब पढ़ाया जाएगा तब आपको इसकी जानकारी होगी।
उन्होंने क्या देखा कि जब वोल्टेज वो बढ़ा रहे थे तो देखा कि एमीटर में करंट का जो मेजरमेंट है वो ज्यादा होते जा रहा है। आप घर में भी देखिए, एकाएक जब बल्ब वगैरह बहुत तेज रोशनी देने लगता है या पंखे का स्पीड बहुत ज्यादा हो जाता है तो आप तुरंत बोलते हैं अरे वोल्टेज ज्यादा हो गया, बोलते हैं। तो लगभग आप ठीक ही बोले कि वोल्टेज ज्यादा हुआ। तो थोड़ा सा माइन्यूटली यहाँ देखो कि जैसे मान लिया एक सॉकेट में एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस है, तो प्लस में हमेशा 220 वोल्ट रहना चाहिए और माइनस जीरो, ये 0 वोल्ट का है। अभी हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है वो 220 वोल्ट। क्यों? 220 - 0। लेकिन वही यदि ये 180 रहे, 180 रहे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा यहाँ? 180। 180 - 0 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा हो रहा है तो करंट ज्यादा फ्लो। यहाँ पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि कौन किस पे डिपेंड हुआ? करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंडेंट है कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट पे डिपेंडेंट? हाँ, क्योंकि ठीक बोला आयुष माधव, करंट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि आप चार्ज को फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, है ना? चार्ज को फ्लो कराने के लिए, यानी फ्लो जो वर्ड आया दैट इज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ओम ने इस आधार पे, ये कंप्लीट सर्किट है भाई, अभी हम अलग अलग वायर लगाएंगे इसीलिए ये ब्रेक है, अब लगा दिए। ये 3 तरह का वायर मैं दिखा रहा हूँ, कभी मैं ए वायर लगाऊंगा, कभी बी लगाऊंगा, कभी सी लगाऊंगा। फिलहाल समझिए आप कि मैंने ए वायर लगाया हुआ है, बी और सी नहीं मानते आप चलो। तो जब ओम ने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट बढ़ता है तो इस आधार पे उन्होंने एक रिलेशन बताया, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, यहां तक तो सही बात है। अब उन्होंने देखा कि ठीक है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट बढ़ता है। आवाज ठीक जा रही है ना? हाँ, तो करंट बढ़ाने से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है। करंट बढ़ाने से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। तो उन्होंने देखा कि जब मैंने सिल्वर वायर लगाया था तो ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा है तो करंट बढ़ रहा है। लेकिन जब मैंने कॉपर वायर लगाया तो ट्रेंड तो वही था बढ़ने का, कि पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट बढ़ रहा है, लेकिन करंट उतना नहीं जा रहा था जितना सिल्वर के केस। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? हाँ, यानी सिल्वर की अपेक्षा कॉपर में करंट कम जा रहा है।
फिर उन्होंने एल्युमिनियम लगाया, एल्युमिनियम में उन्होंने देखा कि ये और कम कॉपर से भी। तब उनके दिमाग को लगा कि जरूर यहाँ पर वायर का भी कुछ नेचर है ना, वायर का भी कुछ नेचर है जो किसी में क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन या कहें चार्ज को फ्लो करने में दिक्कत दे रहा है। ठीक, तो आपको मालूम होगा कि जब नेचर ऑफ द मटेरियल की बात आ जाती है तो यहाँ उनको भी कुछ लगा। उन्होंने क्या किया, कहा कि कुछ तो बात है भाई। वो कुछ तो बात है, वो मैंने के लिखी, दिस के इज हियर प्रोपोर्शनलिटी फॉर्म। आप लोग बुक में देखिएगा कि, और अभी मुझे ऋषभ ने भी जो नोट्स भेजा है, कलरफुल नोट, उसमें भी मैंने यही चीज गौर से देखा। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और तुरंत लिखा जाता है इट कैन बी रिटेन एज दिस। ये क्यों है, ये क्यों ऋषभ, ऐसा क्यों? ये जवाब मांग रहे हैं, मैं आपसे जवाब मांगना चाहता हूं कि आखिर क्यों है श्याम, प्रदीप, दिनेश, या आपके घर जो नोट्स पहुंच रहा है उन सब में ऐसा क्यों लिख देता है अगले स्टेटमेंट? हर फॉर्मूला में तो ये काम नहीं किया गया था। जैसे फोर्स के केस में m लिखते थे भाई, तो ऐसा तो नहीं किए थे कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा किए थे क्या? कहीं नहीं किए थे। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, तो ऐसा फिर लिखते थे क्या कि इट कैन बी स्टेटेड एज दिस? ऐसा कहाँ लिखते? मैथमेटिकली सही होता है, पर थ्योरी कौन लिखा? फिर से एक बार तो ये बात समझ नहीं आया हमको, मैथमेटिकली सही होता है थ्योरेटिकली, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर आप जानिए, ना मैथमेटिकली ये ट्रू लग रहा है और ना थ्योरेटिकली। इससे तो आपके कॉन्सेप्ट में असर पड़ जाएगा कि आपको लगने लगेगा कि दोनों डिपेंडेंट है, कभी इंडिपेंडेंट कभी वो डिपेंडेंट। एक्चुअली क्या करना चाहिए कि जो आपके दिमाग में एक शुरू से ही रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस भरा गया है, उसके बदले आप अपने दिमाग में कंडक्टेंस कंडक्टेंस भरिए। आप ये क्यों नहीं वर्ड यूज कर सकते हैं कि सिल्वर वायर में इसलिए करंट ज्यादा आ रहा था क्योंकि उसका कंडक्टेंस बहुत अच्छा था। आप क्या बोलते हैं, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर बोलते हैं, कि शुरुआत यही करते हैं कि सिल्वर प्रोड्यूसिंग लेस रेजिस्टेंस। पहला शुरुआती वर्ड तो ये आता है हमारा कि पहले ही निगेटिव बोल देते हैं। गांधी जी का ऐसे लिखना है तो पहले ही लिखेंगे गांधी जी इतने तारीख की उनकी मृत्यु हो गई, ये पहले लिखेंगे। फिर पहले लिखेंगे गांधी जी का जन्म, ये वो दिस दैट, उनके गुणों को लिखेंगे तब। हाँ, तो यहाँ ये बोलना है कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सेकेंड लाइन में ना बोलेंगे कि प्रोड्यूसेड लेस रेजिस्टेंस ये। तो यहाँ क्यों एकाएक भाई आप लोग या हम लोग तुरंत रेजिस्टेंस के लिए कूद पड़ते हैं? तो नहीं कूदना है। दिस कांस्टेंट इज कंडक्टेंस। यहाँ आप देखिए, कंडक्टेंस अगर ज्यादा तो करंट ज्यादा, कंडक्टेंस यदि कम तो करंट कम, है ना। और अब सुनो, यदि कंडक्टेंस किसी चीज का ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस से रिलेशन क्या होगा? क्या होगा? कंडक्टेंस यदि ज्यादा है तो रेजिस्टेंस से उसका। वेरी गुड प्रतीक, ये तुम ये लिखवा दिया हमसे, वेरी गुड। यानी
वेरी गुड आयुष। 1/r इज इक्वल टू के हम यहां लिख देते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ओके। तो बड़े आराम से हम के बदले यहां 1/r लिख देते हैं। आई इज इक्वल टू 1/r v। तो v इज इक्वल टू आई आर। एक्चुअली क्या होता है बुक में, इस बात को नहीं चर्चा करने के कारण इसको पलट देता है। ये कंडक्टेंस नहीं बताने के चक्कर में ये चीज को लिख देता है v प्रोपोर्शनल आई एंड आई प्रोपोर्शनल v सब एक बार। समझ गए? क्लास 10th के बुक में सिर्फ मैंने एक ही बुक को देखा जो कि इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चला है, दैट इज एस.सी. वर्मा। बाकी सारे बुक में आई प्रोपोर्शनल v और लिखा रहता है इट कैन बी स्टेटेड एज v प्रोपोर्शनल आई। दिस इज वेरी बैड। हो गया? अब देख, एग्जाम में ऐसे ही बनाए, अरे दम बनाएंगे भाई। अरे हम थोड़े ही बोल रहे भाई, एस.सी. वर्मा के बुक में पढ़िए ना। एस.सी. वर्मा इंडिया के सबसे बड़े फिजिक्स के क्या कहे जाएंगे महान प्रोफेसर हैं। उनको पद्म विभूषण मिला है। ना आपके प्रदीप बुक को मिला है, ना आपके दिनेश को मिला है, ना एस चांद को मिला है। एस.सी. वर्मा साहब को पद्म विभूषण मिला है ना। और आईआईटी के प्रोफेसर थे और अभी भी वही एक हमको लगता है कि बीएससी वगैरह का क्लास लेते हैं। समझा? तेजस्वी कुणाल बोलते हैं कि एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं। मतलब अगर 4 बुक में लिखा रहे कि अभी के समय को रात कहते हैं और कोई कहेगा नहीं जी अभी के समय को ही दिन कहते हैं, तो पूछोगे सर एग्जाम में अभी के समय को अगर दिन लिख देंगे तो गलत ना हो जाएगा? हाँ क्या तेजस्वी? आयुष माधव कुछ लिख रहा है तुरंत मिट जाता है भाई। क्या लिखे आयुष? हाँ। अब देखो यहां पर ग्राफिकल की बात अगर हम कहें, ग्राफ की बात करें, क्या सर एनसीईआरटी में? अरे भाई एस.सी. वर्मा सबसे महान है, समझ गए? क्या एनसीईआरटी का? चलिए, अच्छा जानकारी हो गई ना। रजिस्टर वी आई ग्राफ का स्लोप होता है कंडक्टर। हाँ ठीक है, वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, उस बात पे भी मैं चर्चा करूंगा भाई। पहले इस बात को क्लियर कर लो ना। तुमको लिखने का मन है एनसीईआरटी का ही लिखना, ठीक है, लेकिन आप इतना भर तो समझ रखिएगा नहीं कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, ये बात सही कोई लिखा कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, तो हाँ ये बात यहाँ मैं मानूंगा कि एनसीईआरटी के प्रोसेस को आप फॉलो करें, लेकिन कुछ चीज आपको सही मानना होगा, बोलना नहीं है अलग बात। ठीक, अब आइए कि जैसे आयुष माधव बड़ा जल्दी से ये बात को लिखा कि ग्राफ, तो मैं इसका चर्चा भी करूंगा कि अरे ग्राफ जो तुम बनाए हो तो वहां ये बात नहीं ना है। वो तो आपका तरीका है कि आप पहले यहाँ भी लिखते हैं, यहाँ आई लिखते हैं, या यहाँ आई लिखते हैं, यहाँ भी लिखते हैं, है ना। तो हम तो कहेंगे कि इसी कारण से बुक में ये चर्चा कर देने लगा कि भी प्रोपोर्शनल आई एंड आई प्रोपोर्शनल भी। लेकिन फर्क तो पड़ता है, फर्क तो पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आप स्लोप जब भी निकालेंगे, स्लोप, तो स्लोप विल ऑलवेज बी रेशियो ऑफ y टू x, y बाई x होगा, है ना। तो
जब आप स्लोप निकालते हैं तो ऐसा पलटी नहीं ना मार दीजिएगा जब मन करे x बाई वाई या जब मन करे y बाई एक्स। स्लोप हमेशा y बाई एक्स होता है, क्योंकि आपको मैंने क्लास 9th में बताया था स्लोप इज एक्चुअली tan थीटा एंड tan थीटा मीन्स p by b and here the p is this and b is this। b ये है और p ये। ओके ठीक है बच्चे, 10th बी के प्यारे बच्चों, 10th हाँ, तो एक्चुअल में 10th। अब क्या हुआ कि अगर आप ग्राफ बना रहे हैं वी आई, ठीक, वी वर्सेस आई, तो इस केस में स्वाभाविक है कि स्लोप जो होगा वो वी बाई आई होगा कि नहीं, वी बाई आई होगा। और हम पढ़े हैं ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, तो इसी से तो पता चल जाता है कि वी बाई आई क्या देगा, आर देगा। तो पहले इसका ना जन्म हुआ कि पहले ही ग्राफ का जन्म हुआ, है ना। ग्राफ का तो मान लेते हैं, कर सकते हैं कि बना सकते हैं कि वोल्टेज बढ़ा है तो करंट बढ़, लेकिन ये स्लोप क्या बताएगा हमको, वो तो जानकारी ये फॉर्मूला दी है कि वी बाई आई इज इक्वल टू व्हाट। जैसे पहले ही एक्सेलरेशन जो वी बाई टी, अरे तुम ना निकाल दिए स्लोप जो होता है तो वी बाई टी होता है, लेकिन वी बाई टी किस चीज का फॉर्मूला, वो तो फिजिक्स पहले भी डिफाइन किया आपको, है ना। तब ना आप स्लोप बोलेंगे, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, या स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, है ना। आपको फॉर्मूला पहले डिफाइन कर चुका होता है कि स्लोप क्या देगा और एरिया क्या देगा। ऐसा थोड़ी ग्राफ ही सब चीज क्लियर कर रहा है। ग्राफ आप बनाते हैं, उसके बाद उसका जो क्वांटिटी उससे निकालते हैं, वो क्वांटिटी अगर हमारा फिजिक्स में किसी फिजिकल क्वांटिटी से मैच करता है, तब हम बोलते हैं कि ये चीज ये बताता है। जैसे अभी फिलहाल वर्क डन का ही हम बात करें तो फोर्स किसी में अप्लाई किए और ये डिस्टेंस है, ठीक, तो हम कहेंगे देखो भाई एरिया कवर क्या देगा। तो पहले हम सोचेंगे कि एरिया मतलब क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इधर जा एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, और लेंथ हमारा एक्स हुआ, ब्रेथ हुआ एफ, तो फिर सोचेंगे एफ एक्स क्या होता है, तो वर्क डन। तो वर्क डन पहले से ना मौजूद था कि वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तब ना आप बोले कि ओ एरिया जो देता है, देता क्या है, आप पहले जाने, ठीक, आप पहले से जान रहे थे कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन, इसलिए आपने बोला कि एरिया ऑफ दिस ग्राफ गिव्स वर्क डन। ओके चलिए नेक्स्ट। उसी तरह से अगर हम ग्राफ बना दिए किसका, आई एंड वी, आई एंड वी, तो फिर वही बात, स्लोप ऐसा बना, तो यहां क्या होगा हमारा, यहां फिर हम स्लोप देखेंगे, स्लोप क्या देगा हमारा, स्लोप क्या देगा, y बाई एक्स, y हमारा कौन है, आई, आई, और x हमारा क्या है, v, है ना। तो tan थीटा जो हमारा यहाँ हुआ आई बाई वी, तो फिर हम सोचेंगे भाई ओम्स लॉ को याद करेंगे, तो v इज इक्वल टू आई आर, तो आई अभी इधर गया, आर इधर जाएगा, क्या गया, 1/r, आई बाई वी क्या दे रहा है दीपिका, आई भी बाई वी क्या दे रहा है, 1/r इनवर्स ऑफ आर। देखो नए स्टाइल में बोला हमको आयुष, 1/r, वो भी 1 इनवर्स, 1 इनवर्स आर नहीं बोलना, इनवर्स,
तो ये 1/r क्या हुआ? कंडक्टेंस। यानी ये स्लोप हमको क्या बता रहा है? कंडक्टेंस। यानी आप यहां जानिए कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस एंड स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ गिव्स कंडक्टेंस। ओके, ऋषभ, ऋषभ, आज ऋषभ को नोट्स मिल गया है? नहीं है ऋषभ? जैसे मान लिया अगर आपसे कोई पूछता है, ये ग्राफ मैंने बनाया, हाँ, जो भी रखो, वी आई, आई भी, और ऐसा आपसे डायग्राम बने, थीटा 1, थीटा 2। आपसे पूछा कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है कि बी का ज्यादा है? हेलो, ए का, ए का रेजिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि स्लोप ज्यादा है ना? आयुष माधव का जवाब था ना ये। तो देखो, अब यहां चेक करें, ठीक है कि ए का एंगल ज्यादा है, लेकिन ये ए स्लोप किस चीज को बता रहा है? रेजिस्टेंस को नहीं बता रहा है, ये कंडक्टेंस को बता रहा है। यानी ए का कंडक्टेंस ज्यादा है, ए का कंडक्टेंस ज्यादा है, इसीलिए रेजिस्टेंस कम है। और बी का कंडक्टेंस कम है, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा है। यानी द करेक्ट आंसर इज बी, नॉट ए। समझे? समझे 10th बी के बच्चे? तो यहां पर यही हुआ कि आप पढ़ तो रहे हैं, सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि आप स्टूडेंट के साथ होता है, हम टीचर लोग के साथ भी होता है कि जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है तो आप पढ़ते तो जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आपको दूसरे चीज का प्रैक्टिस करा के फिर उस कॉन्सेप्ट को जो पहले पढ़ाया गया उसको चेक किया जाता है, थोड़ी देर के लिए आप क्या होते हैं, माइंड आपका सेटअप हो जाता है विजन टॉपिक। यानी आपको यहाँ भी माइंड सेट कर दिया कि स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, लेकिन यहाँ क्या था? स्लोप ज्यादा तो कंडक्टेंस ज्यादा, कंडक्टेंस ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, है ना? रितिका, निकिता, इकिता, कौन है? समझ आ गया? खुशी, हर्षित, प्रियांशु। अरे यार, हम भी वैसे ही बोल रहे हैं आजकल, जैसे स्टेटस पे चला हुआ था। आ, कौन सा? क्वारंटाइन, कोरोना, ये सैनिटाइजर, यस मैडम, क्वारंटाइन, यस मैडम, वैसे ही लगता है हम भी पूछ रहे हैं। हेलो टेंबी, हर्षित, यस सर। बीच बीच में झपकी उपकी ले लेता है क्या जी तुझे? और दुर्गा पूजा शुरू हो चुका है ना? तो सर मेरा साउंड नहीं आ रहा है, कौन लिखाइए? तेजस्वी आ रहा है? ओ, साउंड नहीं आ रहा है, साउंड की सिर्फ आयुष का मेरे पास आ रहा है, और कोई बोलो।
प्रियांशु नहीं जा रहा है ना, लगता है प्रियांशु तुम्हारा नेटवर्क का स्लो है। आज आयुष का नेटवर्क बहुत अच्छा है। हाँ प्रत्येक माइक्रोफोन ऑन करना का बात बैग आगे। हाँ तेजस्वी मेरा भी नेटवर्क आज स्लो है। हाँ लग रहा है आज नाइन्थ के अटेंडेंस को देखकर हमको लगा, क्लास नाइन्थ का अटेंडेंस देखकर लगा कि नेटवर्क आज ठीक है। मैंने दुर्गा पूजा स्टार्ट हो गया, सब एक दूसरे को विश कर रहा होगा, ट्रैफिक जाम हो गया होगा। हाँ हैप्पी दुर्गा पूजा भी तो लिखना है लोगों को, है ना। डीपी वगैरह भी आज तुम लोग भी कर लेना, डीपी अपना अपडेट, दुर्गा जी का थोड़ा चेहरा वगैरह लगा देना, ठीक है। हम्म। तो कितना सब्जेक्ट, कितना सब्सक्राइबर हुआ सर? 83 हुआ यार, 83। हाँ ओहो, हाँ जानते हो क्या कहते हैं ये, ऋषभ तो उसी दिन बेचारा छटपटा गया कि सर हो ही नहीं पा रहा है सर, सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेगा सब्सक्राइबर? अब इसका हम वीडियो जब अपलोड करते हैं तो उल्टा उल्टा लिखा हुआ आता है, कैसे बढ़ेगा? धीरे धीरे सेट सिस्टम सेट हो जाएगा तो हो जाएगा, सब्सक्राइबर विल इंक्रीज। बैक कैमरा से पढ़ाने पे ज्यादा बेटर होगा फ्रंट कैमरा से कंपेरेटिवली। नो नो नॉट कंपल्सरी। टिप्स मैं बताऊंगा भाई, टिप्स बताऊंगा। ओ हाँ चलो, तो हम लोग आपके ही स्टूडेंट है ना सर, एकदम जरूर प्रतीक। अरे तुम लोगों को मिलेगा एनटीएससी स्कॉलरशिप तो एक बार तो जरूर बोलोगे ही कि सर का भी योगदान रहा। लेकिन अगर मिल जाता है तो सब लोगों का क्रेडिट होता है पर्टिकुलर, और सबसे बड़ा आपका मेहनत। देखो आयुष माधव बहुत ही पढ़ रहा है भाई, ऑनलाइन में वो बहुत पढ़ता है। हम लोग एनटीएससी की बात कर रहे हैं और वो तुरंत यूनिट हमको बता रहा है। सही बात है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम 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 ओ एच एम, और सिंबल इज दिस ओम। और अगर कंडक्टेंस की बात करें तो पता नहीं फिजिक्स वालों को कमी हो गया था क्या यूनिट का नाम देना, तो इसी को उल्टा लिख दिए, जैसे ऊ उल्टा यहाँ उल्टा कर दिए, महो, MHO, ठीक। और ये भी गजब हो गया, ऐसे कर दिए, सिंबल को भी उलट दिए। अगर कोई बच्चा गलत करता है, हाँ प्रियांशु पेमेंट भी होता है, लेकिन ये ज्यादा याद रहेगा। हाँ तो अब जैसे बच्चा यही भी गलती कर देता है, हम लोग बेवकूफ भी बनाते हैं कि देखो भाई अगर लिखा हुआ है कि के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी उल्टा रिलेशन है, तो ऐसे उलट के मत लिख देना, है ना। बताते हैं बच्चे को, कभी कभी मजाक भी करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ तो वही बात हो गई। तो बड़े लोग कर दे तो कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे तो गलत, है ना। न्यूटन अगर कोई गलत लॉ भी बताया तो वो भी आज भी बुक में लिखा हुआ है कि न्यूटन, व्हाट वाज न्यूटन रॉन्ग assumption